सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत क्लास 12 की दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के इस नई सीरीज़ में। आप सभी को बता दूं कि ये सीरीज़ जो है 2022 सेशन के हिसाब से है, यानी कि पहले के लेक्चर भी अपलोड थे, लेकिन बिकॉज समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ रही है, बदल रही है। जैसा कि कभी ये 4th चैप्टर हुआ करता था और आज ये 2nd चैप्टर है। चैप्टर का नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पार्ट 2 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें काफ़ी कुछ बताया गया होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला पार्ट ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा जब भी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस आप सभी को बता दिए कि ईपी फैमिली यानी कि ई पाठशाला फैमिली टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अच्छी बात इस चैनल के लिए ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर नोट मिल जाते हैं। जो कुछ भी होता है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है। डाउनलोड लिंक ईजी फ्री में अवेलेबल होता है, तो जाइए ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कुछ भी मटेरियल मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सीरीज, रिपीट क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी होता है सब कुछ हम अपलोड कर देते हैं अपने टेलीग्राम के अकाउंट पे। अगर आप सभी इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, हमसे लाइव बातें करना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि हमारे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। हम लोग आप सभी लोगों के साथ संडे लाइव करा करेंगे। अब संडे आप सभी लोगों से लाइव बातें होंगी। वीक में 2 डेज जो भी हो सकती है, सॉरी मंथ में 2 संडे अगर हम बात भी करते हैं तो हमारे काफ़ी कुछ जो है डाउट पेपर के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ हो सकते हैं। तो होपफुली उस पर ज़रूर ज्वाइन होइएगा। हम आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं, हमने इस चैप्टर का नाम पढ़ा था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरा मेन मकसद होता है क्योंकि वाइट बोर्ड पे ऑफ कोर्स इसी पे पढ़ाता हूँ मैं और टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस इतना है, तो मेरा मानना यही, किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो आप एज अ टाइमलाइन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और बहुत बेसिक सिनेरियो से आप चीज़ें समझ पाएंगे। हम पढ़ रहे थे कि कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945 में होती है और उसके बाद 1991 में जाके यूएसएसआर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है एंड देन वो रशिया की जगह ले लेता है और पूरी विश्व के अंदर जो डोमिनेंस चल रहा है यानी कि जिसे हम प्रभुत्व बोलते हैं, वो यूएसए का था। इसके बाद लेकिन चैप्टर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि क्या यूएस के अलावा ऐसी कोई सरकार या ऐसी कोई पार्टियां हैं, क्या ऐसी सरकार या ऐसी पार्टियां या ऐसा नेशन है जो यूएस को चैलेंज कर सकता है। तो ऑफ कोर्स इस चैप्टर के अंदर हमें इतना तो पता था कि यूएस को चैलेंज करने वाला अकेली कोई कंट्री नहीं है। अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा। यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग में हम सब कुछ पढ़ चुके थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम आसियान के बारे में। आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये पढ़ेंगे, जो ऑफ कोर्स अमेरिका को चैलेंज तो नहीं दे सकता लेकिन ऑल्टरनेटिव सेंटर है शक्ति का जहाँ पे अमेरिका अपनी नहीं चला सकता। उसके बाद हम रशिया के बारे में पढ़ रहे थे। रशिया तो हमने पहले ही पढ़ लिया लेकिन इस साल नए टर्म में ये जुड़ा है। देन हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इजराइल भी एक नया टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ऐड हुआ है। इस पाठशाला की सीरीज में आप सारे के सारे लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल ये पार्ट 2 आसियान के नाम है। देखने की कोशिश करिएगा कि बेसिक चीज़ें हम क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या समझ रहे हैं। हद से तो आपके 10 मिनट खर्च होंगे जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संघ। आप देख सकते हैं झंडा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और बुर्नोई दारुसलाम। ये 10 कंट्रियां हैं। शुरुआती समय में 5 कंट्रियां थी लेकिन बाद में ये कंट्रियां आज़ाद होती चली गई और उसके बाद इन सारी कंट्रियों ने मिलकर आपस में एक गुट बनाया, एक संगठन बनाया एंड दिस एसोसिएशन कॉल्ड आसियान शैली। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार इंडिया ने क्यों नहीं बनाया, पड़ोसी मुल्क अच्छे नहीं मिल पाए हमें, नहीं तो इंडिया भी बना लेता, है ना। तो इनके पड़ोसी मुल्क अच्छे थे इसीलिए इन लोगों ने इतना बड़ा और इतना कारगर काम साबित करके दिखाया। तो स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब शुरुआती समय में हमें इतना अच्छे तरीके से पता था ये 10 कंट्रियां साथ में नहीं थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके बाद यूरोप और जापान, इन सब के किसी न किसी के ये देश गुलाम रहे हैं। जैसे इंडिया जो है किसी न किसी का गुलाम रहा है, सेम ऐसे ही ये 10 की 10 कंट्री किसी न किसी की गुलाम तो रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ वियतनाम के बारे में। क्लास 9th में आपने वियतनाम के रिगार्डिंग में
हो चिन मिन की स्टोरी पढ़ी होगी, तो किस तरीके से हो चिन मिन नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, इवन क्लास फर्स्ट के चैप्टर में कोल्ड वॉर से संबंधित रिचर्ड निक्सन के बारे में बताया हुआ था। उनकी इमेज बता रखी थी, वो एक क्रैब खाते हुए दिखाए जाते हैं और क्रैब को उनकी नाक पे ही काट लिया गया, तो वो एक वियतनाम की ओर इंडिकेट करने की कोशिश करता है। इंडोनेशिया के बारे में हमें पढ़ा था, फ्रेंच कॉलोनी वहाँ पे थी, लाओस में भी फ्रेंच कॉलोनी थी, कंबोडिया में भी थी, सिंगापुर में भी थी, ऐसे बहुत सारी जगहों पे कोई ना कोई था। यानी कि अगर हम बात करें तो 1939 से लेके 45 के बीच में ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ये कंट्रियाँ धीरे धीरे आज़ाद हो जाती है। जैसे कि हमारी इंडिया 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि फाइनली इंडिया को आज़ाद कर दिया जाता है। तो सेम जैसा हमारे साथ था वैसा इन लोगों के साथ भी था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों के पास दिक्कतें क्या थी, क्योंकि उनको पता है नेशन बिल्डिंग में जैसे हमें दिक्कत आ रही थी वैसे इनको भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज़्यादा थी, आर्थिक पिछड़ापन ज़्यादा था और इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे के पूरे विश्व के अंदर दो आइडियोलॉजी घूमती जा रही थी, डोमिनेंस यूएसए का या डोमिनेंस यूएसएसआर का। तो इन सभी कंट्रियों के साथ यही बोला जा रहा था कि अगर आप यूएसए के साथ जाओगे तो आप कैपिटलिस्ट बन जाएंगे और अगर आप यूएसएसआर के साथ जाते हैं तो आप सोशलिस्ट बन जाएंगे। तो ये कंट्री कह रही थी कि यार एक तो वैसे भी हम लोग आर्थिक पिछड़ेपन का गुलाम है और वैसे भी हम इतने गुलाम रहे हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमारे साथ वैसी था, तो हम क्यों किसी के साथ जाए, पहले हमारी जो फटी हुई है पहले उसे तो सिल लेना। कहने का मतलब सिंपल सा है कि पहले जो हमें दिक्कत हो रही है पहले उस पर काम कर लेते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने जिस तरीके से इंडिया किसी के साथ नहीं गया था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे इंडिया ने कहा ना तो हम कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ जाएंगे और ना ही हम लोग कम्युनिस्ट कंट्री के साथ जाएंगे, हम बनाएंगे नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 5 कंट्रियों ने मिलकर सितंबर 1961 के अंदर क्या बना दिया, नेम बना दिया 5 कंट्रियों ने। सेम ऐसा ही ये कंट्रियां चाह रही थी कि ये भी कुछ ना कुछ ऐसा बम फोड़े इंटरनेशनल लेवल पे कि इनका भी नाम हो, नहीं तो गुलाम बने रहेंगे तो क्या फ़ायदा। इसीलिए आसियान ने फाइनली थाईलैंड में ये लोग गए और वहाँ पे बैंकॉक एग्रीमेंट होता है। 5 की 5 कंट्रियाँ आपस में मिलती है, आप देख सकते हो 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और 8 अगस्त 1967 में इन लोगों ने फाइनली साइन कर दिया। तो फाउंडिंग कंट्री कितनी हो गई, फाउंडिंग कंट्री हो गई हमारी इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रियों ने साइन करा। साइन करने के बाद कहा कि जिस तरीके से दूसरी कंट्रियां अलग अलग गुट बना रही हैं ऐसे हमें भी कुछ ना कुछ मिलके बनाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम लोग अपने वेलफेयर के लिए काम कर सके। और फिर बाद में 5 कंट्रियां और मिल गई, बुर्नोई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो इनको अपने जैसा फील हो रहा था ना, अपनी जैसी आइडियोलॉजी थी इन लोगों के साथ, अपने जैसे कल्चर थे, सांस्कृतिक इनका एक था, खान पान एक था, पॉलिटिकल बिहेवियर एक था, कंडीशन वही जैसे गुलाम बने हुए थे ये लोग तो ये भी गुलाम थे, तो ये सेम स्थिति चल रही थी। तो यही चीज़ के ऊपर फोकस करा गया। देन फाइनली ये 10 कंट्रियाँ आपस में मिल जाती हैं और ये 10 कंट्री आपस में बन जाती है। इतना आपने समझ लेना और कोई मोटा मोटा इतना बड़ा गणित नहीं है जो पॉलिटिकल के अंदर टॉपिक नहीं आएगा। बस आप लेक्चर सुनते चलिएगा, आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। फाइनली इन लोगों ने धीरे धीरे जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने खुद का करेंसी बनाया, अपने खुद की फाउंडिंग डेट बनाई, गाना बनाया, झंडा बनाया, पार्लियामेंट तक इन लोगों ने बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो फिर तो क्या बात थी, लेकिन इन्होंने भी सेम ऐसा करा, इन लोगों ने अपना झंडा बनाया। ऑफकोर्स इनके डायरेक्टर जनरल भी होते हैं, अभी जिम जॉक होई करके इनके डायरेक्टर जनरल हैं। आप ये 10 धान की बालियाँ देख सकते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये झंडा किसका है, ये झंडा आपसे पूछा जा सकता है। इवन कहीं कहीं तो छोटे छोटे जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे पिक्चर दे देते हैं, बोल देते हैं कि जो 10 धान की बालियाँ हैं ये किसको दिखाने की कोशिश करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो आप इसे सॉलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप की तरफ फोकस कर सकते हैं, यानी कि मित्रता और एकता की तरफ एक धागे में बांटने की कोशिश करते हैं। समय समय पे इनकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो बदलते रहते हैं, अभी ये प्रेजेंट टाइम पे ही है। तो आप एक पूरा मानचित्र देख सकते हो। मानचित्र में इन्हें साउथ एशिया कंट्री क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि साउथ क्या कहते हैं दक्षिणी पूर्वी है ये, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी कंट्री है। तो इतने से कि बीच में पूरी की पूरी कंट्री हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर
कि नक्शे में आसियान सदस्य को पहचाने और नक्शे में आसियान के सचिवालय को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर बोलते हैं। हेडक्वार्टर आप पहचानिए और बताइए कि जो इनका सचिवालय है, देखो हमें उनका तो पता है यूरोपियन यूनियन का सचिवालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के अंदर मौजूद है। लेकिन जो आसियान मेंबर है, आसियान की जो कंट्री है, ऑफकोर्स इनका हेडक्वार्टर कहीं तो होगा ना, इनका हेडक्वार्टर इनमें से किसी के बीच में है। ऑफकोर्स चाइना में नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे रिलेटेड है ना। तो आपको बताना है कि हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम पे कहाँ सिचुएटेड है, यानी कि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकता है। 2022 के अकॉर्डिंग या 23 के अकॉर्डिंग जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि अभी आसियान का हेडक्वार्टर कौन है और आसियान के अंदर चेयरपर्सन अभी कौन है। जल्दी से, ये थोड़ा सा करंट अफेयर है। एनसीईआरटी की बुक इतनी निकम्मी है कि आपके करंट अफेयर को छापती नहीं है, बस साइड में छोटा सा क्वेश्चन दे देती है और पूछ लेती है कहीं से भी। अच्छा, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, ये ऐसे ऐसे है। अब जब ये बना, इन लोगों ने आपस में माँ कसम खाई, माँ कसम कहने का मतलब संधि साइन कर ली, तो फाइनली लोगों ने कुछ पिलर्स पे काम करा। इन्होंने कहा देखो आपस में मिल तो रहे लेकिन ऐसे किसी भी काम में नहीं लग जाएंगे, बहुत सोच समझ के काम करेंगे। किसी चीज़ पे अगर स्टेप लेना तो कैसे लेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए और कल्चर डेवलपमेंट के लिए इनका मेन फोकस था, इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। आसियान का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में। यूरोपियन यूनियन वाली पैसी वाली कंट्री थी, बहुत पैसा था उनके पास, क्योंकि आपको पता है कि वो जो नेशन था वो पूरी तरीके से किन कंट्रियों के साथ था, जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रियाँ उनके साथ था। लेकिन ये कंट्री बेचारी गरीब कंट्रियाँ थी। अब बेचारी ये क्या करेगी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकती ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। इसी वजह से इन्होंने कहा हम मेंटेन रखेंगे इनफॉर्मल बिहेवियर और कोऑपरेटिव रिलेशन, यानी कि अनौपचारिक और सहकारी संबंध रखेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया, इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और हर किसी के देश की सोवरेनिटी को बरकरार रखेंगे, हर किसी के देश की संप्रभुता को बरकरार रखेंगे। ये आसियान के काम करने का तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। तो ये आसियान के काम करने का तरीका है। मान लीजिए कि कंबोडिया कुछ अपने देश में कुछ करना चाहता है, कंबोडिया किसी दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, वो बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो आसियान की पॉलिसी के खिलाफ ना जाए, बस मेन मकसद यही होता है, आसियान की पॉलिसी के खिलाफ ना जाए। 2003 के अंदर इन्होंने 3 पिलरों के ऊपर और काम करा, जैसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाया इन्होंने 2003 के अंदर। उसके बाद आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया, जिसका मतलब है सिंगल मार्केट सिस्टम करेंगे, इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे, ग्लोबलाइज्ड इंटीग्रेशन की बात करेंगे और पूरा एक तरीके से ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर कंपैरेटिव क्या कहते हैं सारे उद्योग धंधे एक साथ चल सके, कुछ ऐसा करेंगे। सोशो कल्चर कम्युनिटी बनाई इन लोगों ने ताकि आपस में एक दूसरे के कल्चर को और एक दूसरे की सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रमोट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अपने अपने धर्म का काम करना है, दूसरे के धर्म की ऐसी वाट लगा देनी है। सेम ऐसे जैसे कि पास्ट में अशोक करता था ना, अशोक कहता था कि भाई अगर मैं बुद्धिज्म धर्म को मानता हूँ तो जैनिज्म धर्म क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए, गलत है, सभी के धर्मों का सम्मान करो। सेम यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई जिसमें कल्चर के प्रमोशन की बात करी गई। तो सिक्योरिटी के ऊपर क्या फोकस करा जा रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस ये करा जा रहा है कि अगर किसी भी मेंबर 10 कंट्रियों के मेंबर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी क्षेत्रीय विवाद होता है, क्षेत्रीय विवाद आर्म्ड कन्फ्रंट्रेशन होता है जिसे हम क्षेत्रीय विवाद कहते हैं, सदस्यों के बीच में होता है, तो वो क्या रहेंगे, वो शांति रहेंगे, सहयोग रहेंगे, गैर हस्तक्षेप रहेंगे और राष्ट्र के मतभेदों और संप्रभुता के सम्मान करेंगे। मतलब मेन मकसद है कि भाई लड़ाई नहीं होने देंगे, आपस में लड़ाई नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी बेस इसलिए था। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों था, तेजी से विकास करना है, गति से विकास करना है, आपस में सभी जो 10 कंट्रियां हैं उनका ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो प्रेजेंट पे विवाद चल भी रहेंगे उन विवाद को गोली मारते हुए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। दूसरा, इन लोगों ने सोशो कल्चर कम्युनिटी बनाई, तो सोशो कल्चर कम्युनिटी बनाने का मेन मकसद ऑफकोर्स कल्चर के लिए काफ़ी अच्छा करना। अब ये लोग यही नहीं रुके, ये लोगों ने 2004 के अंदर ये करके दिखाया, 3 में ये करके दिखाया। उसके बाद इन लोगों ने एक और चीज़ बनाई थी, वो थी 1993 के अंदर इन्होंने बनाया क्या, आसियान रीजनल फर्म। ये क्या है, थोड़ा सा ये मोटा मोटा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ होगा।
कैसे इंपॉर्टेंट है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को पता था कि ग्लोबली बहुत ही बड़े लेवल पर 1995 के अंदर हम लोगों ने यूएनओ बनाया। यूएनओ के अंदर इन 5 कंट्री की ही चलती है, सभी लोगों को पता है, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि आसियान ने 1994 के अंदर अपनी बात वो यूएन के अंदर तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये लोग परमानेंट मेंबर है और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर चुने जाते हैं, पर हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आसियान ने 1994 के अंदर अपना खुद का आसियान रीजन फॉर्म बनाया। इसका मतलब ये था कि 10 कंट्रियाँ जैसे कि इन लोगों ने बनाया था ना अपना खुद का काउंसिल बनाया था, यूरोपियन यूनियन काउंसिल बनाया था इन लोगों ने, यूरोपियन यूनियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी काउंसिल बनाई थी, अपने ही देश के लोगों की बातचीत करने के लिए एक बहुत बड़ा काउंसिल बनाया गया। तो सेम छोटे लेवल पर आसियान रीजनल फर्म बनाया गया, जिसमें छोटे नेशन जो होते हैं ना अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। कोई चुनौती है, किसी देश से कोई समस्या है या आपसी कोई झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे बेसिस पे आसियान रीजनल फर्म बनाया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये चीज़ आ जाती है। एनसीईआरटी के अंदर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आसियान रीजनल फर्म क्या है, बस छोटा छोटा बता रखा है। तो ये याद रखिएगा, इसमें पूछा हुआ हु आर द मेंबर ऑफ द आसियान रीजन फर्म, यानी कि कौन मेंबर है आसियान रीजनल फर्म का। तो ये 10 कंट्रियां तो मेंबर है ही है, लेकिन प्लस में दूसरी और कंट्रियां भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जापान भी है इसमें, यूएसए भी है इसमें, रशिया भी है इसमें, इंडिया भी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से संबंधित है। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि कौन है आसियान रीजनल फर्म के, तो 10 कंट्रियां तो होगी। आसियान रीजनल फर्म का थाईलैंड में 2019 में देख सकते हो समिट हुआ था। समिट इनके होते रहते हैं और आसियान रीजनल फर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटी कंट्री है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, आप लोगों ने सुना होगा, ये सेम वही है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एफटीए बना दिया। एफटीए, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन ये एफटीए का मतलब क्या होता है कुछ समझ लो। 10 कंट्रियां छोटी कंट्रियां, सभी लोगों को पता है बाजार बहुत अच्छा है, यहाँ पे सामान बेचने की सुविधाएं बहुत अच्छी होगी, इसलिए इन कंट्रियों ने कहा कि भाई देखो हम एफटीए बना रहे हैं, आसियान रीजनल फर्म के तहत एक एफटीए बनाया जाएगा। अगर कोई कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप आइए, फ्री ट्रेड एरिया बनाया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। मतलब आप कोई भी व्यापार करेंगे तो आपको पैसा में जो भी एक एक्स्ट्रा शुल्क लगता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इन लोगों ने बनाया। मतलब इनसे 2 फायदे होंगे, बाहरी कंट्री इन्वेस्ट करेगी तो इनके इलाकों के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसीलिए अब ये लोग यही नहीं रुके, आसियान विजन 2020 बनाया गया, जैसे हनोई योजना भी कहा जाता है। इसका मतलब ये 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, एक लक्ष्य एक आधार, उसके बाद एक समुदाय, इस पे फोकस करा गया। अब क्योंकि 2022 चल रहा है तो ये आसियान विजन इनवैलिड हो चुका है, आसियान विजन 2040 हो चुका है। एनसीईआरटी वालों को, गरीब लोगों को इसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं बदल रहे, तो मैं उनसे कंप्लेंट करूंगा, आप भी कंप्लेंट करिएगा, ट्विटर पे जाके टैग कर दीजिए, चेंज द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। ऑफ कोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आसियान जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी तो है, साथ में मैंने कहा था कि नेगोशिएशन की बात करती है। कंबोडिया का एक बार ईस्ट तिमोर के साथ दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्दी सॉल्व करा, क्राइसिस को बढ़ने नहीं दिया। अब क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है तो ऑफकोर्स पड़ोसी मुल्क भारत चाहेगा कि इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए। तो हम लोगों ने अच्छे रिलेशन बनाने की शुरुआत करी थी जब हमने 1991 के अंदर LPG लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करा था। तो उसी टाइम पीरियड में हमने 1992 के टाइम पीरियड में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ऐसी बहुत सारी दक्षिणी एशिया की कंट्रियां जिनके साथ हमने पूर्व की ओर देखो नीति, यानी कि 1992 के अंदर ये नीति बनाई। इस नीति का मेन मकसद ये है कि जितनी भी पूर्व की कंट्रियां हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना। तो इसीलिए हम लोग, भारत जो कंट्री है इतना बड़ा है और आपको पता है कि इन कंट्री में बिजनेस कितना तगड़ा मिलेगा इस कंट्री को, इसीलिए ये लोग यहाँ पे गए और इनसे बातचीत करी एंड देन फाइनली इनका पार्ट तो नहीं बने, आसियान का पार्ट तो नहीं बने, पर उनसे रिलेशन कर लिया। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इन लोगों ने रिलेशन बना लिए।
अब लुक ईस्ट पॉलिसी, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1992 में, लेकिन मोदी जी के आते ही इसका नाम बदल दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया ये, और यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया है। जैसे योगी आदित्यनाथ नाम बदलते हैं, ऐसे मोदी जी ने इसका नाम बदल के कार्यकाल में यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी है। अब 2009 के अंदर हमारी इनके साथ एफटीए भी बन गई थी। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एरिया, तो हमने थाईलैंड के साथ और साथ में हमने आई थिंक मलेशिया उसके साथ भी हमने रिलेशन बना ली है। तो फ्री ट्रेड एरिया हमने उनके साथ कर रखा है। 5 कंट्रियाँ और रह रही होगी, शायद से इन फ्यूचर हम और अच्छा कर लें। लेकिन हम क्या कहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन दिखाने के लिए हम लोगों ने 2014 के अंदर एक टिकट भी बनाई। आई थिंक इसमें नहीं दे रखा, लेकिन हमने आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए एक टिकट भी बनाई थी। ये लीडर रिलीज अ पोस्टल स्टैम्प टू द कॉमोडेट सिल्वर जुबली। अच्छा, 25 साल पूरे होने की वजह से हमने 25 जनवरी 2018 के दिन ये टिकट पेश करी थी, है ना दोस्तों। ये पूरा सिनेरियो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी में इतना टफ दे रखा है, जो मुझे लगता है एनसीईआरटी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़रूर थोड़ा सा इसको सिंपली फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। बच्चे थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, वो तो ई पाठशाला चैनल है जो थोड़ा सा बच्चा समझ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ई पाठशाला फैमिली आपके साथ है, ईपी फैमिली टेलीग्राम चैनल है, नोट से ही डिटेल में हिंदी इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाइए, ज्वाइन हुई और मजे लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो का 2 पार्ट अभी खत्म हुआ है, अभी पार्ट आने बाकी हैं दोस्तों। तब तक के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय